बांके मासुदेवा जागनामती के टांके मासुदेवा रणी रात लागी ब्यांदी लागी चुनुड़ी उछांदी लगे तारे भी उछांदे मासुदेवा जागनामती के टांके मास। नमस्कार। आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाऊंगा जिन्होंने पहाड़ के बहुत ही दूर दराज के गांव से बहुत ही गरीबी में अपने जीवन का सफ़र शुरू किया, आगे बढ़े और आज उत्तराखंड में वो शिक्षा मंत्री रहे और सबसे जो देहरादून का सबसे पॉज जिसको विधानसभा कह सकते हैं राजपुर के विधायक हैं। इनके जीवन के सफ़र पर कैसे इन्होंने सफ़र तय किया और क्या इनके आगे की रणनीति है, क्या करना चाहते हैं और कैसे यहाँ तक पहुँचे, इस पे बात करेंगे ताकि आपके हमारे वो गरीब बच्चे इनसे इनके जीवन से प्रेरणा ले सकें जो दूर दराज कहीं निराशा में अपने गांव के स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, आप गांव से आगे बढ़कर शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो आइए मिलवाते हैं पूर्व मंत्री विधायक खजान दास जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ सर। बढ़िया है। बढ़िया है सर। खजान दास जी, आप शिक्षा मंत्री रहे हैं और आज विधायक हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो सबसे पॉज कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है, राजपुर से। जब आप पीछे देखते हैं, बचपन को देखते हैं, तो और इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं? कहाँ से आपने शुरू किया? देखिए, मैंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन किया और मैं धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँचने का मेरा प्रयास था। मैं सपने देखा करता था कि कभी ऐसा भी होगा, कभी वैसा होगा, कभी मैं ऊंचे लेवल में जा पाऊँगा, नहीं जा पाऊँगा, ये मेरा सपना था। मुझे स्थिति ये थी कि जब मैंने स्कूल छोड़ा तो लग रहा था कि कैसा होगा मेरा जीवन, आगे कैसे बढ़ेगा, परंतु मेरे मन में एक लालसा थी, मैं एक सपना देखा करता था। और मुझे दूसरी बात मैं आपसे सच कहूँ तो मुझे रेडियो सुनने का बहुत बड़ा शौक़ था और मैं समाचार, उस समय नजीबाबाद से समाचार आया करते थे, नजीबाबाद के समाचार सुनता था, लखनऊ की न्यूज़ आती थी, तो मैं सोचता था कि कैसे होते होंगे, जो विधायक बनते होंगे, सांसद बनते होंगे। तो ये मैं सपना देखा करता था। मैं फिर आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, उस हिसाब से मैं भूदेव लखेड़ा जी जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हो टिहरी के, मैं उनके साथ 1977 में काम करने लगा। 1977 में से लेकर के लंबे समय तक मैं उनके साथ रहा हूँ। आपकी एजुकेशन, आपका स्कूलिंग कहाँ से, किस गांव से हुआ? देखिए, मैं सबसे पहले मेरी एजुकेशन मैं कक्षा 1-2 मैं वहाँ श्रीकोट से रहा गाँव, क्योंकि मेरे माता पिताजी का देहांत जब मैं 7 साल का था तब उनका निधन हो गया था। 1 साल के अंतराल में माता भी गुजर गई, पिताजी भी गुजर गए, एक मेरी छोटी बहन थी वो भी गुजर गई। 1 साल में? 1 साल के अंतराल में। और फिर मैं बचा और मेरी बहन, 2 बहनें और हैं जिनकी शादियां हो रखी है। मुझे मेरे ताऊ श्रीमान गुंता दास जी, वो बिरोड़ में रहते थे, हम लोग झंगेरी में थे, वो बिरोड़ से झंगेरी आए, उन्होंने हम सबको संभाला, बिरोड़ ले गए, फिर वहीं से मेरी शिक्षा भी प्रारंभ हुई और वहीं उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी शादी भी करवाई, मेरे बहनों की भी शादी की और उनका बहुत बड़ा एहसान मैं मानूंगा। एहसान तो नहीं, हम उन्हीं के बच्चे हैं, कुल मिलाकर के मेरे वो सगे ताऊ जी थे और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और इसलिए फिर मैं जब स्कूली शिक्षा कितने शिक्षा मैं ज़्यादा नहीं कर पाया, ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, किंतु मेरी एक लालसा थी, मुझे किताबों का पढ़ने का बहुत बड़ा शौक़ था, जो लखेड़ा जी मुझे उपलब्ध करवाते थे। मुझे बहुत ऐसी किताबें देते थे, वो कभी उपन्यास वगैरह पढ़ने की देते थे और उस समय
बहुत अच्छी अच्छी किताबें ला करके देते थे। पहले अपने आप खुद पढ़ते थे और फिर मुझे दिया करते थे कि तुम पढ़ो पढ़ो, मैं तुम आगे बढ़ाने की कोशिश बहुत करूँगा। लखड़ा जी बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत बड़े और विद्वान थे। अंग्रेजी मुझे लगता है कि हाँ, कम अंग्रेजी नेता थे अंग्रेजी जिनको हमारे मित्र अंग्रेजी थे। के माहिर थे वो, माहिर बहुत थे अच्छी वो, अंग्रेजी और बोलते बहुत अंग्रेजी बोलते थे। अच्छा, आपने कितने साल की उम्र में लखड़ा जी के साथ काम करना शुरू किया और क्या करते थे? मैं उस समय 22 साल का मात्र था। 22 साल की उम्र से मैं लखड़ा जी के साथ जो वो उनके काम होते थे, एक हमारे यहाँ के शांति प्रसाद डोभाल जी हुआ करते वो थे, ठेकेदारी वो वगैरह ठेकेदारी करते करते थे और मैं ठेकेदारी में उनका मुंशीगिरी का काम मुंशी करता था। मुझे 400 रुपये तनख्वाह मिलती थी उस समय, और फिर धीरे धीरे बढ़ करके 1000 तक हुई। 1982 में मैंने सोचा कि मैं कोऑपरेटिव मेंबर बन गया, जिला सहकारी कोऑपरेटिव बैंक का मैं कोऑपरेटिव सदस्य बन गया, और मैं निर्वाचित हो गया 3 साल के लिए। फिर मैं धीरे धीरे सोचने लगा कि इससे ऊपर बढ़ सकते हैं, तो समाचार सुनने का मुझे शौक था। तो मैं जब अपने पशुओं के साथ अपने वन में जाता था, उनको गाय चुगाने के लिए, चुगाने। गाय चुगाने के लिए जाता था, तो मैं रेडियो में साथ में रखता था, छोटा रेडियो होता था, वो साथ में रखता था, मैं समाचार सुनता था। और कुल मिला करके फिर सोचा मैंने कि मैं ग्राम पंचायत प्रधान का चुनाव लड़ूं। उस समय भी मैं लखड़ा जी के साथ था, लखड़ा जी के साथ में और शांति प्रसाद डोभाल जी के साथ में। मैं 1990 में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा और मैं मात्र 2 वोट से मैं चुनाव हार गया। फिर उस समय हमारे सामाजिक कार्यकर्ता का चुनाव होता था, तो सामाजिक कार्यकर्ता का चुनाव फिर लड़ा मैंने उसी समय 1990 में। तो वो चुनाव में भारी क्योंकि उस विकासखंड में, जिस विकासखंड में मेरा निवास है, जौनपुर विकासखंड में, उसमें 89 प्रधान हुआ करते थे। 89 प्रधानों में से मुझे 72 वोट पड़े और मैं टॉप में जीत गया। और फिर उसके बाद मैं नैन सिंह जी रावत हैं, अभी भी हैं, सुरांसु के बहुत अच्छे नेता हैं, और मैं उनके साथ मिला, उनसे बातचीत की, और उन्होंने मुझे अपनी कोशिश करके, मेरे पास पैसा भी नहीं था, तो उन्होंने मुझे कनिष्ठ प्रमुख बनवा दिया। निर्विरोध में बन गया कनिष्ठ प्रमुख। 1990 में मैं पहली बार, उस समय जब लखड़ा जी जीत करके आए, जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, तो पहली बार मेरा भाषण हुआ 1990 में। वो क्षेत्रीय भ्रमण में आए थे, तो तब मेरा भाषण हुआ, तो मुझे भी वो ढाढ़स बताते थे कि तुम ठीक बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो। तो इसलिए मुझे धीरे धीरे फिर चस्का सा लग गया कि अब मुझे इसी क्षेत्र में मुझे काम करना है। अब विशेषकर मैंने अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा। हाँ, क्योंकि जो आप जब मेरे मंत्री गांव की गए परंपरा थी, तब भी आप ढोल बजाते थे। हाँ, लोग आज बड़े भी खुश बजाता हूँ, आज भी मैंने अपनी बेटे को, अपने पोतों को सिर्फ यही संदेश दिया है कि तुम कभी अपनी परंपरा को भूलना नहीं, अपनी परंपरा को बनाए रखना, चाहे तुम्हारी एजुकेशन कितनी भी हायर हो, परंतु अपनी जो हमारा जो पहले से ही जो हमारी एक प्रथा रही है, उस प्रथा को न भूलें। ये बताइए, हमारे जितने भी नेता, अधिकतर नेता जिनके घर, जो बड़े नेता हैं, घर भी बंजर हैं, खेत ही बंजर हैं, आपके क्या स्थिति है घर की? देखिए, आबाद है? हाँ, देखिए, मैं कुल मिलाकर के कहूँ कि मेरे कुल मिलाकर के गाँव के खेत, क्योंकि कोई उखड़ी ज़मीन है, कोई जिसको हम क्यारी कहते हैं, क्यारी की भी ज़मीन है, उखड़ी भी ज़मीन है, उखड़ खेत है, और उसमें मेरे 107 खेत हैं। 107 खेत, ऐसा कोई खेत था जिसमें मैंने हल नहीं चलाया हो। सारे खेतों की मैंने जुताई की, और आज भी मैं जब जाता हूँ घर में, तो खेतों में बुआई, छिड़काव विधि से, जब बीज की बुआई करते हैं, हम फसल की बुआई करते हैं। आपके बारे में कहते हैं कि आप बीज छिड़काव में माहिर हैं, क्या ऐसा है? हाँ, बिल्कुल, मैं बीज जो अपने हाथ से बोता हूँ। गाँव वालों से हमने पूछा था, बोला जी उनका सबसे बढ़िया बीज बोते हैं। देखिए, तो दूसरे खेत वाले लोग बोलते हैं यार हमारा बो दो, ऐसा है क्या? मैं हाँ बोता था, मैं बहुत ऐसे मुझे आज भी बोता हूँ। मैं जब घर जाता हूँ, अपने बेटों को भी यही शिक्षा देता हूँ कि अपना खेती बाड़ी ना छोड़े, और अपनी जो हमारी परंपरा है, जो मैं दास हूँ, और इसलिए अपनी परंपरा को ढोल संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, जो विरासत में हमको मिली है, उसको कभी ना हम छोड़े, ये मैं संदेश देता हूँ। जब मैंने पहली बार जब मैं मंत्री बन गया था, जब 1996 में मैं जिला पंचायत का मेंबर रहा 2002 तक, और उसके बाद जो है 2002 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, और फिर उसके बाद मैं वो चुनाव हारा, 7 में मैं चुनाव फिर जीता, और 9 में मुझे मंत्रिमंडल में शामिल किया, मैं मंत्री बन गया था।
तो इसलिए जब मैंने ढोल बजाया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने ढोल बजाया तो कुछ मेरे जाति बिरादरी के लोगों ने उसमें टिप्पणी करना और लिखना कि आप इतने शुरू बड़े कर नेता दिया। हो गया, फिर भी और आप कर आप रहे हैं। क्या शिक्षा देंगे समाज को, अपने समाज को क्या देंगे, यही ढोल बजाते रहोगे क्या। बहुत कुछ टिप्पणियां, जिन शब्दों का मैं व्याख्यान आपके सन्मुख नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। हालांकि मेरे सपोर्ट में एक जौनसार बाबर से एक शर्मा जी है, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मेरे पक्ष में उन्होंने भी पत्र लिखा और उन्होंने बाइट भी दी, लोगों से भी कहा कुल मिलाकर के कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक किसी ने लिखा था तो वो वायरल हो गया था। तो उस समय कुल मिलाकर के मैंने यही संदेश दिया कि ठीक है, मैं तो यही काम करूँगा, मुझे भगवान ने जैसा आदेश, मेरा भगवान, मेरा मासू देवता राजा रघुनाथ करेगा, उसी के निमित्त मैं चलूँगा। तो इसलिए मैं कभी भी इस परंपरा को नहीं छोड़ता हूँ, ये चलना क्या चाहिए। आपको ये लगता है कि जो आपका डाउन टू अर्थ है, अपनी संस्कृति से, अपनी माटी से बनाए रखना, यही है कि आपको राजनीति में भी शिखरता मिल रही है, वो मिल रही है? क्या आप ये भी मानते हैं कहीं? देखिए, मासू देवता की कृपा से जहाँ तक मुझे कोई ऐसा भी नहीं था, मैंने सपना भी नहीं देखा था, और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अंगुली से पकड़ करके चलना सिखाया, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इन पदों में रहूं। आज भारतीय जनता पार्टी ने विधायक से लेकर के मंत्री भी बना दिया, और संगठन में जनरल सेक्रेटरी 4 साल तक रहा हूँ, 6 साल तक मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ, आज भी मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। तो मैं आभारी हूँ अपनी पार्टी का और अपने नेताओं का कि उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया है। आपके पास बहुत ज़्यादा डिग्री नहीं है, क्वालिफिकेशन, स्कूली क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन जब आप एजुकेशन मिनिस्टर रहे तब आपको कोई ऐसा नहीं लगा कि ये कम पढ़े लिखे हैं? क्योंकि आपके जो काम थे बहुत अच्छी नीतियां उस समय लगती थी। सवाल पे आ गए हैं। देखिए, उस समय परिस्थितियां थी, और मुझे लोग ऐसा भी क्या करते थे कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर जो बन जाता है उस उत्तराखंड में, वो दोबारा चुनाव नहीं जीता है, तो मैं पहले दिन जब निशंक जी ने मुझे कहा कि तुमको शिक्षा मंत्रालय संभालना है, तो मैंने कहा कि मैं नहीं बनूंगा, और मैं 9-10 दिन तक बोल रहा। किंतु एक दिन एक मीटिंग के लिए मुझे निशंक जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली भेजा। अब विज्ञान भवन में एक बैठक थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, वित्त मंत्रियों की वो बैठक थी। अब वित्त मंत्री उस समय स्वयं निशंक जी थे, जो हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो वो मीटिंग में मैं जैसे दिल्ली गया, तो शाम को मैं उत्तराखंड सदन में था, उत्तराखंड निवास में था, वहाँ पे ही समाचार में आ गया कि मुझे शिक्षा मंत्रालय भेज दिया, बना दिया। अब तो शिक्षा मंत्रालय जैसे मेरे पास आया, तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल सही कहा है आपने कि मैंने थोड़ा सा कोई कॉम्प्लेक्स आपके दिल में क्या यार में कि इतना हायर एजुकेशन मेरी नहीं है, कैसे संभाल पाऊंगा, क्या होगा। किंतु जो मेरे सलाहकार थे और जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, आज भी मैं टिकम सिंह रावत जी का भी दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिया कि आप चिंता मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर अधिकारियों ने भी पूरी तरह से सपोर्ट किया। अगर नियत साफ हो तो बड़ा से बड़ा काम हो सकता है, तो बड़ा से बड़ा काम हो सकता है। क्योंकि टीम अगर आपके पास सही है, टीम अगर ईमानदारी से काम कर रही है, तो आप और आपकी इच्छा शक्ति ठीक, और इच्छा शक्ति साफ, मन साफ होना चाहिए। तो मन साफ है तो सारी चीजें कोई करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, आप जमीन से जुड़े हुए, मिट्टी से हैं, गांव से हैं, उत्तराखंड में पलायन बहुत हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या इसका कोई ठोस विकल्प आपके इसमें एजुकेशन से इसको क्या कुछ हो सकता है? तो कैसे हो सकता है? देखिए राव जी, सभी लोग चिंतित हैं। आप बहुत ही वरिष्ठतम पत्रकार हैं, आपने उत्तराखंड से लेकर के दिल्ली तक आपने पत्रकारिता की है, और बहुत ही ऊंचे ऊंचे जो पेपर्स हैं उनके आप पत्रकार रहे हैं। कुल मिलाकर के जो प्लान का जो सोचना है आपका, बिल्कुल ये विषय बड़ा गंभीर है। गंभीर विषय इसलिए भी बनता है कि जिस तरह से प्लान हो रहा है, और मैं इसमें क्या कहूँ, मैंने स्वयं भी प्लान कर रखा है, क्योंकि धनौल्टी विधानसभा थी, तो धनौल्टी विधानसभा से मैं देहरादून की नहीं, ये तो आपकी कुव्वत है कि गांव से आके आप यहाँ लोगों के इसमें जगह बनाई। हम उस पलायन की बात करते हैं जो 10-20 हज़ार के लिए, 15,000, 5,000 के लिए होता है, थोड़ा सा उस पलायन की बात कर रहे हैं। दुखद विषय है कि हमारा युवा जो उत्तराखंड में जिन्होंने जन्म लिया है,
और वो वहाँ से प्लान कर रहा है और डिग्री लेके और 10,000 रुपए बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री उनके पास है, एजुकेशन हायर एजुकेशन उनके पास है, फिर भी जो है आप प्लान कर रहे हैं 15-20 हज़ार रुपए के लिए आप नौकरी कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के अब देखा जा रहा है कि उल्टा हो रहा है, जो यहाँ हमारे दिल्ली है अच्छे और qualified अन्य क्षेत्र हैं वो ऊपर को जा रहे हैं, वो पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, परंतु हमारा व्यक्ति जिन्होंने वहां पर जन्म लिया और वो आज इस तरह से कर रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि मैं इस बात को लेकर के मैं भी चिंता जाहिर कर रहा हूँ, क्योंकि विधानसभा में मैं प्लान समिति जो हमारी है उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। अभी हमारी बैठक कुछ समय में होने वाली है, किंतु ये चिंता ज़रूर है कि हमको जैसे मान लिया जाए कि रोजगार देने के लिए ये हमको सोचना पड़ेगा कि पहाड़ के प्रति जो हमारा चिंतन है वो हमको बदलना होगा। वहाँ पे हम पर विकास करेंगे और वहाँ पे कुछ उद्योग धंधे हम स्थापित करेंगे तो प्लान रुक सकता है। जी मेरा एक अनुरोध था, मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री जी को भी कहा और उन्होंने कहा कि आप पूरा प्रपोजल हमको दो, वो भी मैंने बना के दिया। अगर हम कृषि और बागवानी को वहाँ के स्कूलों में शुरू कर दें कंपलसरी, और उसके साथ साथ उसके टीचरों की ज़रूरत नहीं है, जो वहाँ के प्रगतिशील बागवान हैं, कृषि के वैज्ञानिक हैं जो वहाँ नौकरी करते हैं, इनको स्कूलों कॉलेज से जोड़ा जाए तो बच्चा दर्जा 1 से प्लांट लगाना सीखेगा। क्योंकि उसको एजुकेशन में जब तक लड़का 12वीं में जाएगा तब तक वो अपने घर में 5, 10, 15 हज़ार रुपये के ऑफ सीजन वेजिटेबल देखिए ये कर रहा होगा। पाठ्यक्रम में तो ये पहले से भी शामिल था, कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। अब तो नई शिक्षा नीति में मोदी जी ने कह दिया है कि अब नई स्किल का कर दिया। नई शिक्षा नीति के तहत जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सोचना है कि कुल मिलाकर के मोटे अनाज को वरीयता देना और जिस तरह से अपने उद्योग धंधे हमारे पहाड़ी क्षेत्र में जो कर सकते हैं, आज बागवानी के क्षेत्र में काफी लोग आगे बढ़े हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर वर्क किया है, नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है उन्होंने अपने बागवानी को सुधार किया है और आज बहुत अच्छा उनका प्रतिफल मिल रहा है। तो इसलिए हमको सोचना चाहिए, हमको कुल मिलाकर के शिक्षा पे विशेषकर ध्यान देना चाहिए ताकि शिक्षा नीति में जो बदलाव नई शिक्षा नीति है उसमें कंपलसरी कृषि को तवज्जो, बागवानी को हमको तवज्जो देनी चाहिए। यही एक प्लान को रोकने का एक उपाय है। और हमको लगता है कि जब तक लड़का इंटरमीडिएट करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, तब तक वो अपने घर में 15-20 हज़ार रुपये का इनकम कर रहा होगा। बड़ी नौकरी मिलता तो जाए, लेकिन आप इस छोटे नौकरी के लिए जिसका चंक 70% इसी चंक वाला है, वो सब हमारे पहाड़ में रुक सकता है। देखिए कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये सोचना प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अगर जब तक हम इस बार की चिंता नहीं करेंगे, अपने खेती बाड़ी पर विशेषकर ध्यान नहीं देंगे, अगर हम इसे दूसरी तरफ ध्यान भटका देंगे तो संभव नहीं है। फिर स्थिति हो जाएगी कि आज एक तो स्थिति दूसरी हो गई है कि लोग परिश्रम करना नहीं चाह रहा। ऐसा होने वाला नहीं है, परिश्रम करेंगे तो कोई ना कोई। अभी अब लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में काफ़ी युवा हमारा जो 2 लाख से समथिंग के लगभग लोगों ने रिवर्स प्लान किया है। लोग पहाड़ों में आए, पहाड़ों में उन्होंने अपने उद्योग धंधे स्थापित किए, उन्होंने बागवानी के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। और आज मैं देखता हूँ, मैंने आपका ही एक वीडियो देखा है जिसमें बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है और बहुत अच्छी उपज पैदा कर रहा है, बहुत अच्छे आय के संसाधन हो गए, ये बहुत बड़ी बात है और सैकड़ों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि बजाय बाहर से डिग्री लेके आदमी बागवानी में जाए, उससे बेहतर है कि वो कुछ सीखे, बचपन से ही स्कूलों के साथ साथ सीखे, एजुकेशन के साथ सीखे तो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। कंपलसरी है, इसको कंपलसरी कर देना चाहिए। एजुकेशन के साथ हमको अगर अपने आने वाली पीढ़ी को अगर हम इनको ये बता सकते हैं, इनको एजुकेशन में कंपलसरी कर दिया जाए कि ये विषय जरूरी है और नितांत है, और लोग फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। लोकल जो बागवान है उनको जोड़ा जाए स्कूलों से। कुल मिलाकर के हमारे ही यहाँ वैसे बागवान स्थापित हो गए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बागवानी के क्षेत्र में, उनको भी उनके साथ जोड़ा जाए ताकि एक संदेश देने का भी काम भी हो और वर्क भी सीखे, काम करने का तरीका भी सीखे और आय के संसाधन भी। क्योंकि आप पार्टी के बहुत ही एक गंभीर और एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, बागवानी के आप प्लान आयोग के मेंबर भी हैं, तो मुझे लगता है कि आप हुए, युवा मुख्यमंत्री हुए, अगर आप सोचेंगे तो निश्चित एक बड़ा चंक जो है देखिए फायदा होगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक सपना है
कि हम युवाओं को 2025 तक एक अच्छा युवा प्रदेश बनाने का संकल्प जो लिया है उन्होंने, कि एक आपको तस्वीरी उत्तराखंड की अलग दिखेगी। इस ओर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं और उनका जो चिंतन है, सोचना है, उनके अंदर ऊर्जा भी है और युवाओं के प्रति सोच भी है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि आने वाला भविष्य हमारा युवा है। आज हम देश की बात करें तो 72% युवा है, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में युवाओं की कोई कमी नहीं है। युवा सोचना भी चाहिए, युवा को स्वयं अपना भविष्य निखारना चाहिए। देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत ही सामान्य परिवार से, मैंने कभी सपना में भी नहीं देखा था, कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। किंतु जब लगन हो, लगन आपकी किस ओर जा रही है, पहले युवा को स्वयं में सोचना पड़ेगा कि मेरी लगन किस तरफ है, क्या मुझे करना है। इस सोच के प्रति अगर आगे बढ़ेगा तो उसका सपना साकार होगा। ये मैं दावे के साथ और रही मेहनत की बात, मेहनत तो जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं 8-10 हज़ार रुपये, वो भी 12-12 घंटे काम करते हैं। अगर गांव में सिर्फ 4 घंटे भी आप काम करो तो उससे दुगना कमा सकते हो। बिल्कुल आपने सत्य कहा है। बिना मेहनत के तो आपको बाहर भी नहीं मिल रहा। बाहर हम लोगों की नौकरी करेंगे, 12-12 घंटे, 10-10 घंटे लगातार वहां पिसते रहेंगे, और अपने काम पे अगर हम 4-5 घंटे 6 घंटे भी दें पर डे, तो हम किसी ऊंचाई पे छू सकते हैं। आपका घर निःशुल्क है, पानी निःशुल्क है, इन्वायरमेंट निःशुल्क है, सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर दी है, व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं है। आज बिजली आपके पास है, पानी आपके पास है, बिजली पानी भी मतलब उसका इतना खर्चा भी नहीं है जितना खर्चा हमारा प्लेन में होता है। अब तो टूरिस्ट भी आपके गांव में आना चाहते हैं। आज होम स्टे बना दिए लोगों ने, होम स्टे अपने घरों में रह रहे हैं, घरों में जो है आपके घरों में रह रहे हैं। आपको घर का मोटा अनाज जो हमारा है वो बिक रहा है, वो उसकी कीमत इतनी हो गई, 150 रुपए की। आज मंडुआ देखो, जिसको मंडुए को पहले हम लोग ऐसा मानते थे कि अरे अब तो इससे थक गए, बड़े थक गए, आज बड़े बड़े लोग खा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर इस तरह से थोड़ा सा ध्यान अगर हमारा जाए तो काफी डेवलप हो सकता है। किंतु ऐसा भी मैं नहीं कह सकता कि आज ध्यान नहीं है लोगों का। काफी कुछ लोगों ने शिक्षा देने का भी काम किया और अपने आप को भी स्थापित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जहानदास जी, नमस्कार। लेकिन अंत में जो है ना, आपकी जो सांस्कृतिक विरासत है वो लाजवाब है। एक जरा जौनपुर का गाना गुनगुना दीजिए, क्योंकि आपकी जो है शहरी का मांड्यूमा मेरा घुंघरू न बजा छम छमा छम छमा, शहरी का मांड्यूमा मेरा घुंघरू न बजा रम छमा छम छमा। वाह, ये एक टिपिकल जौनपुरी भाषा का जौनपुरी, ये थोड़ा गड़बड़ी हो गया ना। हाँ, देखो आंधी का आपको दिलवा दी मैंने, याद दिलवा दी, क्योंकि आप व्यस्त हैं, अभी लोग आ रहे हैं कॉन्स्टेंसी के। जी जी जी। फिर मैं चाहता हूँ कि आपको जरा उड़ के गांव में जा चले। क्या गाँव में तो वही 2 लाइन जो आ जाए। कौन सा गाँव में, कौन सा गाँव, तो गीत तो बहुत आ रहे हैं। जाग कुखड़ी के बांके मासुदेवा, लागना माती के टांके मासुदेवा, जाग कुखड़ी के बांके मासुदेवा, जागना माती के टांके मासुदेवा, रणी रात लागी ब्यांदी, लागी चुनुड़ी उछांदी, लगे तारे भी उछांदे मासुदेवा, जागना माती के टांके मासुदेवा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप आगे बढ़ें और आपकी जो नीति है से सब मिलके उत्तराखंड के पलायन को रोकें, यही हमारी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।